हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों फोर्थ ग्रेड एग्जाम से संबंधित यानी कि आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित माइनर टेस्ट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कलाम एकेडमी के द्वारा आज आपका माइनर टेस्ट 2 आयोजित करवाया गया है, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान जीके के सवाल, इसके अलावा आपके करंट अफेयर और हिंदी के सवाल पूछे गए हैं, तो इनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कारक जो है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? अक्षांशीय स्थिति, अरावली पर्वत की दिशा, मानसूनी एवं चक्रवाती हवाएं और देशांतरीय स्थिति। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कारक है जो कि आपकी जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वत की जो दिशा है दोस्तों, ये भी दोस्तों जलवायु को प्रभावित करती है, और मानसूनी है चक्रवाती हवाएं भी जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पर जो देशांतरीय स्थिति आपकी दी गई है, ये आपके समय निर्धारण के लिए काम में ली जाती है, तो इसका संबंध जो है ये आपका जलवायु से नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। राजस्थान की जलवायु अर्धशुष्क एवं शुष्क है, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, तो दक्षिण पूर्व से अगर आप उत्तर पश्चिम की ओर चलोगे तो वर्षा की मात्रा घटती है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में दैनिक, मासिक एवं वार्षिक तापांतर निम्न पाया जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपका जो तापांतर है वो उच्च पाया जाता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु में होती है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मावट वर्षा का संबंध है, तो मावट वर्षा का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा है? तो राजस्थान का आर्द्र जिला आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है अगर जिले के हिसाब से देखा जाए, और स्थान के हिसाब से बात की जाए तो माउंट आबू में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जिले के हिसाब से बात की जाए तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक आर्द्र जिला जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के संबंध में असुमेलित युग्म है, तो यहाँ पर असुमेलित युग्म आपको बताना है। अर्धशुष्क जलवायु जो है वो जोधपुर दी गई है, उपाद्र जलवायु कोटा दी गई है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश झालावाड़ दिया गया है, और आपकी शुष्क जलवायु प्रदेश जैसलमेर दिया गया है। यहाँ पर असुमेलित युग्म आपको बताना है दोस्तों। तो जो उपाद्र जलवायु आपकी कोटा दी गई है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कोटा भी आपका दोस्तों आर्द्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। अर्धशुष्क जलवायु आपकी जोधपुर में पाई जाती है, अति आर्द्र झालावाड़ सही है, और शुष्क आपकी जैसलमेर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन की अवधि है, तो मानसून का जो प्रत्यावर्तन होता है दोस्तों, इसकी अवधि क्या हो जाएगी? तो ये अक्टूबर से दिसंबर आपकी हो जाएगी। अक्टूबर से दिसंबर में दोस्तों आपके मानसून की प्रत्यावर्तन की अवधि रहती है राजस्थान के अंदर। अगला सवाल देखिए, कोपेन के CWG के जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो CWG जो है दोस्तों ये राजस्थान के आपके किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपका AW में आता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका किस में आता है? यहाँ पर आपका आ जाता है BWHW, ये वाला आपका आ जाता है BWHW, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है BSHW, और ये बचा हुआ जो भाग होता है दोस्तों ये किस में आता है? आपका CWG में आता है। तो CWG में आपका कौन सा आ जाएगा? अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक आ जाएगा, ठीक है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ वाला आपका AW में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा शुष्क क्षेत्र और अर्धशुष्क क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है? तो शुष्क क्षेत्र हो गया और अर्धशुष्क क्षेत्र हो गया, इसको 2 भागों में आपकी कौन सी रेखा बांटेगी? 25 सेंटीमीटर रेखा बांटेगी। और 50 सेंटीमीटर रेखा जो है दोस्तों ये आपको अरावली से शुष्क प्रदेश को अलग करती है, यानी मरुस्थल को अलग करने वाली जो कौन सी हो जाएगी आपकी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी अरावली से अलग करने वाली, और 25 सेंटीमीटर जो है ये शुष्क और अर्धशुष्क को अलग करती है। अगला सवाल देखिए, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सबसे कम धूल भरी आंधियां चलती है? तो सबसे कम धूल भरी आंधियां कहां पर चलती है? यहां पर क्या पूछा गया है दोस्तों? कम पूछा गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां पर चलती है, तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां आपकी गंगानगर में चलती है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? सबसे कम धूल भरी आंधियां कहां पर चलेगी? तो ये झालावाड़ में चलेगी। ऑप्शन C यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको सुमेलित करना है। एडवर्ड सागर आपका डूंगरपुर में हो जाएगा, ठीक है। जय सागर आपका बूंदी में हो जाएगा, गढ़सीसर जैसलमेर में हो जाएगा, और हेमावास बांध आपका पाली में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सुमेलित करते हो तो एडवर्ड में यानी A में आपका 4 हो गया, B में आपका 3rd हो गया, तो एक ही ऑप्शन दिया गया है, 3rd यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है?
तो पालर पानी शब्द जो होता है ये किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो ये वर्षा जल के लिए आपका प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गलत युग्म का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। नवलखा जो बावड़ी है ये आपकी टोंक दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। नवलखा बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी, तो ये आपकी कहाँ हो जाएगी दोस्तों? नवलखा बावड़ी जो है ये आपकी दोस्तों बूंदी में हो जाएगी। चांद बावड़ी यहाँ पर दौसा दी गई है, बिल्कुल सही है। पन्ना मीणा की बावड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जयपुर में हो जाएगी। और बिरखा बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। तो यहाँ पर ए आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी कि आपका दोस्तों झीलों का जो आप झीलों का क्या सॉरी बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये बूंदी को कहा जाता है। और झीलों का शहर पूछा जाए तो वो उदयपुर को कहा जाएगा। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का मतलब आपका बूंदी हो जाएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। तो बावड़ियों का शहर अगर आपसे पूछा जाए तो बूंदी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। तो सुरक्षित जल भंडार वाले अगर विकास खंडों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। ये बिल्कुल आपका सही है, 38 आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपकी खडीन हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। रानीसर टाका आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर में हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर के अपवा तंत्र का हिस्सा है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपको बतानी है। तो एक तो आपकी लूनी हो जाएगी, एक आपकी साबरमती हो जाएगी, और एक आपकी जाखम हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि जाखम जो है ये किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। और माही किसका भाग है? आपकी अरब सागर का भाग है। लेकिन बनास जो है ये आपकी चंबल की सहायक नदी है, और चंबल किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो यहाँ पर थर्ड आपका नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन वैसे चले गए, एक ही ऑप्शन आपका बचता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, 1 to 4। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। बनास बाणगंगा दिया गया है, काली सिंध परवन चंबल मेज आपकी सहायक दी गई है, और माही सोम दिया गया है। देखो सोम नदी जो है ये माही की सहायक नदी है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। मेज नदी जो है दोस्तों ये आपकी चंबल की सहायक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और परवन जो है ये काली सिंध की सहायक है, ये भी आपका सही है। लेकिन बाणगंगा जो है दोस्तों ये यमुना की सहायक नदी है। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की सहायक नदी है। ये आपकी दोस्तों बनास की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए, भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो भीमलत जलप्रपात आपका मांगली नदी पर बना हुआ है। भीमलत जलप्रपात आपका मांगली नदी पर बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पर? बूंदी में बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैनाल जलप्रपात की बात की जाए तो वो आपको भीलवाड़ा में स्थित है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कौन सी नदी ऐसी है जिसे वरा या लसावरी के नाम से जाना जाता है? तो लासवारी या फिर वरा के नाम से आपकी कौन सी नदी को जाना जाता है? तो रूपारेल नदी जो है दोस्तों इसे वरा नदी या लसावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके अलवर साइड में बहती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित युग्म है? कावो झील जो है ये आपकी बाड़मेर दी गई है, जो कि गलत हो जाएगा। कावो झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। तो पहला यहाँ पर आपका गलत हो गया। ताल छापर चूरू सही है, बाब झील आपकी फलोदी सही है, बाब आपका फलोदी में हो जाएगा। और लूण करणसर आपका बीकानेर बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो कावोद यहाँ पर आपकी जैसलमेर होगी, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? इस झील में आयरन नदी गिरती है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों। जो आना सागर झील है उसमें आयरन नदी क्या लेने आएगी? तो ये बात तो आपकी गलत हो गई। यहाँ पर सत्य पूछा गया है। इस झील में सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा है। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये बात तो आपकी जैसमंद झील के बारे में है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। अर्णोराज के द्वारा दोस्तों आपके आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था 1137 में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये इस झील के किनारे महर्षि कपिल मुनि का आश्रम है। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। कपिल मुनि का आश्रम आपकी कोलाई झील के किनारे बीकानेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी नदी आपकी आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? साबी नदी, मेंथा नदी, रूपारेल नदी, आहू नदी। आहू किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आहू जो है ये आपकी चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। यानी आहू जो है ये काली सिंध की सहायक नदी है, फिर काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी का भाग हो गई। तो ये आंतरिक अफवाह में नहीं आएगी आपकी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो ऐसी कौन सी झील है आपकी जिसका क्षेत्रफल जो है वो संकुचित हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर ताल छापर चूरू आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। ताल छापर झील जो है दोस्तों यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण जो है वो आपका जो क्षेत्र है वो संकुचित होता जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म आपका कौन सा है?
बनास, बेड़ज, मेनाल, नाथद्वारा, टोंक में संगम होता है इनका, ये बात गलत है। इनका संगम कहाँ पर होता है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में होता है, तो ये बात आपकी गलत हो गई। ठीक है। माही, सोम, जाखम का मिलन जो होता है ये बेनेश्वर धाम, डूंगरपुर में होता है। और चंबल सिप लेती है बनास के साथ रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर में, ये भी आप याद रखिएगा। और बनास डाई खारी जो है ये राजमहल, टोंक में इनका संगम होता है। तो ये त्रिवेणी संगम दिए गए हैं, इनसे सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम यहाँ पर पूछा गया है आपका दोस्तों, किसके आधार पर पूछा गया है? जल उपलब्धता के आधार पर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर चंबल आ जाएगी, फिर आपकी बनास आ जाएगी, फिर माही है, फिर लूनी है। देखो पहले नंबर पर चंबल और दूसरे नंबर पर बनास आपको ध्यान रखना है। बनास जो है ये आपकी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है इंडिविजुअल, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो वस्त्रों की रंगाई छपाई के कारण लूनी नदी में प्रदूषण हो रहा है दोस्तों। जल महल आपका कहाँ पर स्थित है? तो जल महल आपका मानसागर झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। माउंटा झील जो है ये भी आपकी जयपुर में हो जाएगी। बाप झील आपकी कहाँ पर हो गई? तो ये आपकी फलौदी में हो गई। राजस्थान में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। निम्न में से राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो यहाँ पर सिंचित क्षेत्र के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर पूछा गया है सर्वाधिक सिंचित जिला आपका कौन सा है? तो ये श्री गंगानगर हो जाएगा, क्योंकि श्री गंगानगर में आपकी दोस्तों नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक सिंचित जिला आपका श्री गंगानगर हो जाएगा, एक आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा, और इसी कारण यहाँ पर सेम की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से राजस्थान के नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा। अब गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो हनुमानगढ़ आप आंसर कर देंगे, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इसके संबंध में असत्य कथन बताना है दोस्तों, बताइए। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो ये बात आपकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यूपी शामिल नहीं है। इस परियोजना का निर्माण मार्च 1948 में प्रारंभ हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान को इससे 15.22% हिस्सा प्राप्त होता है। तो ये 15.22% काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये राजस्थान का हिस्सा हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा व नांगल स्थानों पर बांध बनाए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से चंबल परियोजना का कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान पर कौन सा बांध आपका नहीं बना हुआ है चंबल नदी पर? तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये आपका मंदसौर एमपी में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? मंदसौर एमपी में बना हुआ है, तो ये आपका राजस्थान में नहीं है। बाकी आपका राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में हो जाएगा, और कोटा बैराज भी आपका कोटा में हो जाएगा। और कोटा बैराज जो है दोस्तों ये सर्वाधिक प्रदूषित हो रखा है आपका, और कोटा बैराज में जो है ये बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और चंबल परियोजना जो है ये आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए, माही बजाज सागर संयुक्त परियोजना है। तो माही बजाज सागर काफ़ी बार एग्जाम में आती है दोस्तों, ये आपकी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना हो जाएगी, जिसमें राजस्थान का 45% है और गुजरात का आपका 55% है। तो गुजरात का 55 है, राजस्थान का 45 है, जबकि आपकी चंबल परियोजना में 50-50 है आपका राजस्थान और एमपी का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युग में है। तो असुमेलित युग में बताइए, कागदी पिकअप बांध आपका चंबल नदी पर, तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों। कागदी पिकअप बांध आपका चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। जाखम बांध आपका जाखम नदी पर बना हुआ है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर हो जाएगी लगभग दोस्तों आपकी। बंद बारेटा बांध आपका गंभीर नदी पर, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। बंद बारेटा बांध जो है आपका गंभीर नदी पर दिया गया है, और हेमावास बांध जो है आपका बांडी नदी पर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपकी सही है, हेमावास बांध आपका बांडी नदी पर बना हुआ है। बंद बारेटा बांध भी आपका गंभीर नदी पर बना हुआ है, गंभीर और बाणगंगा पर बना हुआ है आपका बंद बारेटा बांध। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बाकी यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसके संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। इस नहर परियोजना की रूपरेखा 1958 में सिंचाई अभियंता कंवर सेन द्वारा बनाई गई थी। तो ये दोस्तों 1958 में नहीं बनाई गई थी, 1958 में तो उद्घाटन किया गया था। ये कब बनाई गई थी? आपकी 1948 में बनाई गई थी, आपकी किसके द्वारा? कंवर सेन के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर आपका गलत हो गया। इसे राजस्थान की मरुगंगा जीवन रेखा भी कहते हैं। प्रथम चरण में हरी के बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, 204 किलोमीटर आपकी राजस्थान फीडर नहर का निर्माण किया गया था, हरी के बैराज से लेकर आपकी हनुमानगढ़ मसीतावाली तक। फिर द्वितीय चरण में बीकानेर के पूगल में जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य नहर का निर्माण किया गया।
तो ये बात भी सही है। द्वितीय चरण में आपके 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो जाएगा। तो 204 और 206 आप याद रखिएगा। पुगल से लेके यहाँ पर मोहनगढ़ की बात हो रही है और यहाँ पर आपकी हरिकी बैराज से लेके हनुमानगढ़ मसीतावाला तक की बात हो रही है। अगला सवाल देखिए, पन्नालाल बारूपाल नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है। तो पन्नालाल बारूपाल नहर जो है इसके द्वारा लाभान्वित जो जिला युग्म है आपके बीकानेर और नागौर हो जाएंगे। ठीक है, नागौर इसमें ध्यान रखना है आपको, काफ़ी बार पूछी जाती है। पन्नालाल बारूपाल आपका बीकानेर नागौर हो जाएगा। पांचना बांध आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो पांचना बांध जो है दोस्तों ये मिट्टी से बना हुआ बांध है आपका, ये आपका करौली में हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5 नदियों का संगम होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसे पांचना बांध कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर सुमेलित युग्म आपका कौन सा है? सावन भादो जो है कोटा दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सुमेलित पूछा गया है। अनास परियोजना जयपुर दी गई है, गलत है। अनास परियोजना आपकी बांसवाड़ा में हो जाएगी। ठीक है, बागली यहाँ पर सिरोही दी गई है जो कि गलत हो जाएगी। बागली आपकी पाली की हो जाएगी दोस्तों और लासी आपकी बारा की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया? यानी न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कहाँ पर आपका अंकित किया गया? तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात आपका धौलपुर जिले का हो जाएगा और न्यूनतम अगर नगरीय लिंगानुपात की बात की जाए तो वो जैसलमेर जिले का हो जाएगा। तो धौलपुर जैसलमेर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से 2011 की जनगणना आपकी कौन सी जनगणना हो जाएगी? तो ये 15वीं जनगणना हो जाएगी आपकी, राष्ट्रीय जनगणना। निम्नलिखित में से 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के अनुसार अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 200 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, राजस्थान का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2001 की बात की जाए तो 165 हो जाएगा। इसमें कितनी वृद्धि हुई है आपकी दोस्तों? तो इसमें 35 की आपकी वृद्धि हुई है। यह सवाल अभी आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, तो ये आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर आपकी सबसे कम किस जिले में हो जाएगी? तो ये तो आपकी जालौर में हो जाएगी। जालौर में आपकी साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका झुंझुनू हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा। लेकिन झुंझुनू यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखो, राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो 888 है। ठीक है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो वो बांसवाड़ा का है और न्यूनतम बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो वो झुंझुनू का हो जाएगा। लेकिन झुंझुनू के बाद आपका किसका हो जाएगा? सीकर का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सीकर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। अगर झुंझुनू ऑप्शन में होता तो झुंझुनू आंसर करते, लेकिन झुंझुनू ऑप्शन में नहीं है तो सीकर आंसर करेंगे। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन से जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपकी कोटा जिले की हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है। तो औसत लिंगानुपात जो है दोस्तों, उससे अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 13 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13 हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन बताइए। पुरुष साक्षरता दर 79.2% है। तो ये बात तो मुझे सही लग रही है, बिल्कुल सही बात है। औसत दशकीय वृद्धि दर 21.31% से सर्वाधिक नज़दीक दशकीय वृद्धि वाला जिला भरतपुर है। राजस्थान में भारत की जनसंख्या जो है वो 5.66% है। ये बात भी सही है आपकी। तो 1 और 3 सही है। यहाँ पर भरतपुर नहीं होगा दोस्तों आपका। तो सर्वाधिक नज़दीक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वो भरतपुर दिया गया है। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको मैं एक बार पिन कर दूंगा, आप एक बार पिन कमेंट जो पिन है उसको चेक कर लेना। ठीक है, कमेंट पिन करूंगा, उसको चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट डेटा याद रखना मुश्किल होता है। अब 21.31 आपकी दोस्तों 10 की वृद्धि दर हुई है। तो यहाँ पर भरतपुर की कितनी हुई है एक बार चेक करना पड़ेगा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात है। तो बाल लिंगानुपात आपका 888 हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपका किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? और ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपका। ये आपका जयपुर जिले से होकर नहीं गुजरता है, ये आपका अलवर से होकर गुजरेगा, दौसा से होकर गुजरेगा, इसके अलावा ये सवाई माधोपुर से होकर गुजरेगा। सवाई माधोपुर के बाद में ये टोंक से होकर भी गुजरेगा, टोंक के बाद में ये आपका बूंदी होकर गुजरेगा। ठीक है, टोंक के बाद में बूंदी भी आएगा, फिर बूंदी के बाद में कोटा आएगा। तो ये आपका अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से होकर गुजरेगा। यानी कि यहाँ पर 6 जिलों से होकर ये गुजर रहा है, ये आप याद रखिएगा। तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपका अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से होकर गुजरेगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, जयपुर से होकर ये नहीं गुजरेगा। नाल हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है? तो बेसिक सा सवाल है, आपका बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो NH 919 जो है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो राजस्थान की बात की जाए तो पहली रेल जो है दोस्तों आपकी 1874 में चलाई गई थी, और अगर भारत की बात की जाए तो 1853 में आपकी चलाई गई थी। ठीक है, ये आपकी दोस्तों आपकी बांदीकुई के आसपास चलाई गई थी, ये आप याद रखिएगा, दिल्ली टू बांदीकुई। निम्न में से कौन से जिले से स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं गुजरता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपका कौन से जिले से नहीं गुजरता है? तो अलवर से, उदयपुर से और भीलवाड़ा से होकर गुजरता है दोस्तों। इसके अलावा चित्तौड़ से होकर भी आपका गुजरेगा, चित्तौड़ भी आप याद रखिएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपका अलवर से, उदयपुर से, भीलवाड़ा से, चित्तौड़ से होकर गुजरेगा, राजसमंद से होकर ये नहीं गुजरता है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी कब शुरू की गई? तो ये एग्जैक्ट डेट आप याद रखनी है, 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू की गई थी। काजरी की स्थापना कब हुई? तो 1959 में आपकी काजरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, काजरी की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, त्रिकाल का संबंध किससे है? तो त्रिकाल का संबंध किससे हो जाएगा? चारा, भोजन व जल की कमी से आपका त्रिकाल का संबंध हो जाएगा। त्रिकाल यानी कि जो आपका अकाल पड़ता है दोस्तों, उसमें आपका एक अकाल होता है जिसे कहा जाता है त्रिकाल। ठीक है, तो त्रिकाल जो है इसमें आपकी चारा, भोजन और जल की कमी हो जाती है, 3 चीज़ों की कमी हो जाती है। ठीक है, एक आपका पढ़ा था दोस्तों छपनी अकाल। छपनी अकाल आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। छपनी अकाल आपका कब पड़ा था दोस्तों? तो ये आपका 1756 विक्रम संवत, या फिर इसको बोला जाए आपका दोस्तों 1699 ईस्वी में ये आपका पड़ा था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आपदा प्रबंधन सहायता विभाग का गठन किया गया। तो आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग का गठन आपका कब किया गया दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों 31 अक्टूबर 2003 में किया गया था। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2003 में किया गया। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सूखा एवं अकाल का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो ये पश्चिमी मरुस्थल में आपका अधिक होता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले नंबर पर तो आपका क्या आ जाएगा? जलवायु परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? जलवायु परिवर्तन आपका सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? अनियंत्रित पशुचारण आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की निम्न दर यहाँ पर दी गई है। अगर ये उच्च दर देते तो फिर भी ये सही हो सकता था, लेकिन निम्न दर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो ये आप सब लोगों को पता होगा, इंदिरा गांधी नहर के निकट आपकी हरित पट्टिका का विकास किया गया है। तो ये यहाँ पर जीके के सवाल आपसे पूछे गए थे। मैथमेटिक्स के सवाल आप खुद से करना दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो सवाल पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है आपका। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों में भू सर्वेक्षण हेतु चलाए जा रहे नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो आपका जो नक्शा कार्यक्रम है इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये रायसेन मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा चलाए गए सतवारी अभियान का संबंध है। तो सतवारी अभियान जो है दोस्तों इसका संबंध किससे हो जाएगा? औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, औषधीय पौधों की जागरूकता बढ़ाने के लिए सतवारी अभियान आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों साइक्लोन जो आपका आयोजित हुआ है ये किसके मध्य होता है? तो ये भारत और मिस्र के मध्य होता है। ये आप याद रखिएगा, भारत और मिस्र के मध्य होता है। और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आपका बीकानेर में आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ये आयोजित हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार जो है ये आपके अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। बेसिक सा सवाल है। और कौन से नंबर के बने हैं? तो 26वें ये आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। ये भी आप याद रखिएगा। तो 26वें नंबर के बने हैं। तो 26वां भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका आयोजन उत्तराखंड की मेजबानी में किया गया। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों ये आपके उत्तराखंड की मेजबानी में किए गए, बिल्कुल सही है। और 39 में आपके कहाँ पर होंगे दोस्तों? मेघालय में होंगे। इनका शुभांकर जो था वो मौली था। तो ये बात भी सही है, इनका शुभांकर मौली हो जाएगा। ये भी आपका सही है। इन खेलों में राजस्थान पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आपकी 15वें स्थान पर राजस्थान रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 हेतु राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है ताराचंद शर्मा को, मायाराम उनियाल को दोस्तों, इसके अलावा आपके समीर गोविंद जमदग्नि को दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 4 को दिया गया है। शिव कुमार कल्याण रमन को यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तो ये नाम याद रखना, ताराचंद शर्मा, मायाराम और डॉक्टर ये आपका समीर गोविंद
हो जाएगा। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने, ताराचंद, मायाराम, समीर गोविंद। अगला सवाल देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चुने गए पर्यटन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चुनाव करना है। त्रिपुरा सुंदरी आपका डूंगरपुर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। रणकपुर मंदिर आपका पाली में है। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में है। लोहागर्ल धाम आपका झुंझुनू में है। तो लोहागर्ल धाम आपका पूछा जा सकता है, याद रखना, झुंझुनू में हो जाएगा। राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए निर्धारित राशि है। तो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए निर्धारित राशि आपकी 500 करोड़ है दोस्तों। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, याद रखना, कितनी हो जाएगी, 500 करोड़ हो जाएगी। मरु महोत्सव आपका कहाँ पर आयोजित होता है, तो जैसलमेर में आयोजित होता है, और 2025 का भी आपका जैसलमेर में ही हुआ है। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायकी व संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है, तो ये बीकानेर में की जानी प्रस्तावित है। देखो नाम से पता लग रहा है गौरी देवी कहाँ की थी, आपकी बीकानेर की हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हिंदी के सवाल है दोस्तों, देखिए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द आपका कौन सा है, कोयल, लक्षण, सूरज, विवाह। तो विवाह जो है दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, जो कि आपका संस्कृत का शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे शुष्क आपका संस्कृत का शब्द है, होलिका संस्कृत का हो जाएगा, वर्षा संस्कृत का हो जाएगा, लेकिन बिजली यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देशज शब्द आपका कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठठेरा, चुटकी, मकड़ी, माला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठठेरा, चुटकी, मकड़ी, माला। तो यहाँ पर माला आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माला जो है ये आपका देशज शब्द में नहीं है, ये आप याद रखिएगा। देशज शब्द में आपका ठठेरा, चुटकी, मकड़ी आ जाएगा। औरत किस भाषा का शब्द है, तो औरत आपका अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव कौन सा है। ठीक है, तिलक, अवतार, किरण और घड़ी। तो देखो तिलक, अवतार और किरण ये आपकी संस्कृत भाषा के हैं, घड़ी आपका संस्कृत भाषा का नहीं है, तो ये यहाँ पर आपका दोस्तों तत्सम नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, तो यहाँ पर कौन से आपके सभी शब्द तद्भव हो जाएंगे। देखो सिंपल सा है, तत्सम मतलब संस्कृत, तद्भव मतलब आपको दूसरा संस्कृत के अलावा वाला शब्द ढूंढना है। अब यहाँ पर देखिए आसरा जो है ये आपको किसका लग रहा है, ये संस्कृत का थोड़ी है, तो आसरा ये जो आपका संस्कृत का नहीं है। कान आपका संस्कृत का नहीं है, कान का क्या होगा, यहाँ पर कर्ण होगा दोस्तों। ठीक है, कान का कर्ण हो जाएगा। आसरा का क्या हो जाएगा, तो आसरा का आप लिख के बताना क्या हो जाएगा, कपूर है। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया गया है दोस्तों गायक जो है, ये गायक जो है ये तत्सम है, गायक जो है ये तत्सम हो जाएगा आपका। ठीक है, जबकि यहाँ पर सभी शब्द तद्भव पूछे गए हैं, जबकि गोबर और गाय जो है दोस्तों ये दोनों आपके तद्भव है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, तो यहाँ पर विदेशी शब्द आपका कौन सा है, तो देखने से पता लग जाएगा कारीगर आपका विदेशी है। इनमें से तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि तत्सम कौन सा है, ये पूछा गया है। तद्भव यहाँ पर कौन सा नहीं है, छेद, छेद नहीं होता है दोस्तों। देखो छेद जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा, और ये क्या होता है आपका छिद्र, छिद्र आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अगणित और अमचूर, इसके अलावा चोंच यहाँ पर दिया गया है, तो चोंच यहाँ पर दिया गया है, तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, अमचूर हो जाएगा, अगणित हो जाएगा। तो अगणित आपका तद्भव है, अमचूर भी आपका तद्भव है, तो यहाँ पर चोंच ही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शुद्ध वाक्य आपको छाटना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उसके हाथ की वस्तु आम थी, तो उसके हाथ की वस्तु आम थी, ये तो आपका वैसे गलत है। ठीक है, यह एकांकी बहुत अच्छा है, तो यह एकांकी बहुत अच्छा है, तो ये बात भी गलत हो गई दोस्तों। ये एकांकी बहुत अच्छी है, एकांकी यहाँ पर दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मतभेद हो रहा है। आम और कलम शब्द संज्ञा है, तो आम और कलम शब्द जो है वो संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, संज्ञाएं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं तो संज्ञाएं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। उसके सिर में घने बाल है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके सिर पर घने बाल है या उसके सिर में घने बाल है। ठीक है, तो में भी सही है, पर भी सही है। यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध वाक्य छाटिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको छाटना है। मेरे तो नाक में दम आ गया, मेरे तो नाक में दम आ गया, मुझे यह रुचिकर नहीं है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। तो प्रतीक्षा देखी थोड़ी होती है दोस्तों, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। प्रवेद निषेध है, ये भी आपका सही है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हिंदी के सवाल भी करवा दूँ दोस्तों साथ के साथ। अभी इसकी आंसर की नहीं आई है, मैं अपने हिसाब से इनको करवा रहा हूँ दोस्तों, चेकआउट करके। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा नहीं है, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। तो पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, ये तो मुझे शुद्ध लग रहा है दोस्तों। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है।
उसने क्या संकल्प किया, तो उसने क्या संकल्प किया। हम रात में भोजन करते हैं, यह काम करो या अपने घर जाओ। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों शुद्ध वाक्य नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, यह काम करो या अपने घर जाओ, हम रात में भोजन करते हैं, उसने क्या संकल्प किया, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। तो ये तो यहाँ पर सही लग रहा है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आपका सही नहीं है। उसने क्या संकल्प किया, हम रात में भोजन करते हैं, यह काम करो या अपने घर जाओ। तो इसको देखना पड़ेगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन 4 हो सकता है यहाँ पर सही हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शुद्ध वाक्य छाटिए। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य छाटना है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं, शीतल गन्ने का रस पीजिए, बेर अपनों से अच्छा नहीं है। तो बेर अपनों से अच्छा नहीं है, तुम वास्तव में चतुर हो। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको छाटना है, तुम वास्तव में चतुर हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत बहुत सज्जन है, ये आपका सही है। वह पाँव से जूता निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये ऐसा होता है वह पैर से जूता उतार रहा है, जूता उतार रहा है, इस तरीके से होता है, वह पैर से जूता उतार रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह गुनगुने पानी से नहाता है, ये तो सही है। वह अपनी योग्यता पर गर्व है, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध नहीं है, उसकी भाषा देवनागरी है। तो भाषा देवनागरी नहीं होती है दोस्तों, ये आपकी लिपि होती है। देवनागरी क्या होती है, आपकी लिपि होती है, तो ये गलत हो गया। सत्य बोलना उसकी आदत थी, तो यहाँ पर था दे दिया, तो ये गलत हो गया। कृष्ण ने कंस का वध किया, तो ये बात बिल्कुल सही है, कृष्ण ने क्या किया, कंस का वध किया। ठीक है, वह अपने धुन में जा रहा है, तो वह अपनी धुन में जा रहा है, अपनी होना चाहिए यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध वाक्य छाटिए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, तो भेंट किए नहीं होता है दोस्तों, ये होता है प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए, ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शुद्ध वाक्य छाटिए। तो यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य से संबंधित काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, तो शुद्ध वाक्य छाटिए। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, इसके बाद क्या हुआ, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सही वाक्य छाटना है दोस्तों, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों सप्रमाण का मतलब क्या हो जाएगा, प्रमाण सहित। सप्रमाण का मतलब क्या हो गया, प्रमाण सहित। तो सप्रमाण और सहित एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सिमिलर है, दोनों एक साथ नहीं आ सकती, तो ये तो गलत हो गया। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो किसी और आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपका गलत लग रहा है मुझे। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, और इसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, इसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पर है वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, तो इसका भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है दोस्तों, वह आपका सचिवालय में लिपिक है, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। तो यहाँ पर सचिवालय और कार्यालय दोनों एक साथ आ गए, तो इस वजह से गलत हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध वाक्य छाटिए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर, वो देखना है आपको। देखिए, देखने से पता लग गया, हवा ठंडी चल रही है, तो हवा ठंडी नहीं, ठंडी हवा चल रही है। क्या होना चाहिए, ठंडी हवा चल रही है, यानी कि इसमें सीक्वेंस बदल दिया इन्होंने, इस वजह से ये गलत हो गया। इस तरीके से आपको ये शब्द ढूंढने होते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में आपका दोस्तों उनतावाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो उनतावाचक तद्धित प्रत्यय आपका जानकी में नहीं है दोस्तों। ठीक है, मंडली में भी है, घंटी में भी है, पहाड़ी में भी है। उनतावाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो प्रत्यय लग के जो है दोस्तों वो लघुता प्रकट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में शब्द चेंज हो जाएंगे, लघुता प्रकट होगी, लेकिन जानकी में आपकी लघुता प्रकट नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है। तो अनीय प्रत्यय से रहित शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, पाणिनीय, दर्शनीय, माननीय, स्मरणीय। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मरण प्लस ईय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अनीय की जगह ईय होगा, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ का अनीय प्रत्यय होगा, यहाँ पर भी अनीय होगा और यहाँ पर भी अनीय होगा। किस विकल्प में एला प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी एला प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, देखने से पता लग गया, सोतेला, मुछेला, धुमेला, वनेला, सब में यहाँ पर डबल मात्रा आ रही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक जगह आपकी सिंगल मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एला ना होकर एला प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसमें आपका एला प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गार प्रत्यय का प्रयोग आपका किस में नहीं हुआ है, तो रोजगार में आपका गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि रोजगार एक आपका पूरा शब्द है दोस्तों। ठीक है, जबकि मददगार, यादगार और कारागार, इनमें आपका गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पर क्या आता है, आपका कारा प्लस गार आता है, यहाँ पर आपका याद प्लस गार आता है, यहाँ पर मदद प्लस गार आता है, लेकिन रोजगार में रोज प्लस गार नहीं होता है, वो पूरा वर्ड है आपका। किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, तो इन प्रत्यय आपका किस शब्द में नहीं है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। इन प्रत्यय आपका किस शब्द में नहीं है, नवीन, जमीन, ग्रामीण और प्राचीन। तो यहाँ पर आपका किस में आपका दोस्तों इन प्रत्यय नहीं है, नवीन,
जमीन, ग्रामीण और प्राचीन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जमीन दिया गया है, ग्रामीण है, तो यहाँ पर जमीन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जमीन में आपका दोस्तों इन प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है। तो हार प्रत्यय यहाँ पर आपका किस शब्द में नहीं है। चाकनहार, लुहार, मारनहार और एक आपका है राखनहार। तो देखिए दोस्तों, चाकनहार भी होता है, मारनहार भी होता है, और देखो लुहार जो होता है इसमें भी आपका हार प्रत्यय होता है, लो प्लस हार होता है दोस्तों। क्या होता है, लो प्लस हार होता है। तो यहाँ पर लुहार में भी आपका मुझे जहाँ तक लग रहा है हार प्रत्यय है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन 4 हो, लेकिन इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा आपको 108वें नंबर का। ठीक है, अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ पर मारनहार तो होगा नहीं, चाकनहार भी नहीं होगा। लुहार में लो प्लस हार मुझे लग रहा है हार प्रत्यय है यहाँ पर, तो यहाँ पर राखनहार जो है इसका सही आंसर हो सकता है। अगला सवाल देखिए, इल प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो इल प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है दोस्तों। तो फेनिल में आपका इल प्रत्यय है, धूमिल में भी है, कुटिल में भी है, साइल में आपका इल प्रत्यय नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजे जाने वाला पत्र आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका परिपत्र कहलाता है। अगला सवाल देखिए, सबसे ऊपर दाहिनी और प्रकाशनार्थ, प्रसारणार्थ शब्द किस पत्र में लिखे जाते हैं। तो ये आपकी विज्ञप्ति में लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञप्ति में दोस्तों आपके जो सबसे दाहिनी तरफ ऊपर की ओर प्रकाशनार्थ या प्रसारणार्थ शब्द लिखे जाते हैं। परिपत्र को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है। तो सर्कुलर के नाम से इसे जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा, सर्कुलर के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 113, विभाग की निर्दिष्ट सूचनाएं जिसे प्रारूप में अवगत करवाई जाती है, यह प्रारूप कहलाता है। तो विभाग की निर्दिष्ट सूचनाएं जिस प्रारूप में आपको अवगत कराई जाती है वह प्रारूप आपका क्या कहलाता है। तो विभाग की जो आपकी सूचना है वो जिस प्रारूप में आपको अवगत कराई जाएगी वह प्रारूप आपका क्या कहलाएगा। विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विभाग की निर्दिष्ट सूचनाएं जिस प्रारूप में अवगत कराई जाएगी, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, उपयुक्त सभी। हो सकता है यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका करेक्ट हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार से आपकी जो है वो सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। तो विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र तीनों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, सरकारी विभागों या कार्यालयों के द्वारा लिए गए निर्णय अथवा बनाए गए नियमों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र आपका क्या कहलाता है। तो सरकारी विभागों या कार्यालयों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं अथवा बनाए गए नियमों या जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिए जो आपका दोस्तों पत्र होता है वो क्या कहलाता है आपका दोस्तों। अधिसूचना कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिसूचना कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपका कर्तृ प्रत्यय नहीं है। तो कर्तृ प्रत्यय आपका किस में नहीं है। दाता, बोली, गर्मी, विलाप। तो गर्मी में आपका कर्तृ प्रत्यय नहीं है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहा जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ऊट, पटांग और घेवर किस श्रेणी के शब्द हैं। तो ऊट, पटांग और घेवर जो है ये आपके देश शब्द हो जाएंगे। कैसे शब्द हो जाएंगे, देश शब्द हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो किस शब्द में आपका प्रत्यय नहीं है दोस्तों। खटोला, मधुर, राजीव, अपमान। तो अपमान में आपका प्रत्यय नहीं है दोस्तों। अपमान में आपका उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। लेकिन राजीव जो है इसमें भी दोस्तों आपका प्रत्यय नहीं है। राजीव में भी प्रत्यय नहीं है, क्योंकि राजीव आपका पूरा वर्ड होता है। राजीव जो है इसका मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो ये भी आपका पूरा वर्ड होता है, यानी ए तो यहाँ पर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, लेकिन 3rd और 4 में से यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर होगा। और 3rd और 4 यहाँ पर दोनों करेक्ट है, इस सवाल में मिस्टेक है। अगला सवाल देखिए, किसी भी कार्यालय में उस कार्यालय के मुख्य अधिकारी के पास प्राप्त किसी प्रार्थना पत्र का जवाब देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है। किसी भी कार्यालय में उस कार्यालय के मुख्य अधिकारी के पास प्राप्त किसी प्रार्थना पत्र का जवाब देना है। तो कोई पत्र प्राप्त हुआ है और उसका जवाब देना है प्रार्थना पत्र, तो उसे उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे विज्ञप्ति नहीं कहा जाता है, अधिसूचना भी नहीं कहा जाता है, परिपत्र भी नहीं कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ज्ञापन होना चाहिए। कौन सा पत्र अन्य पुरुषवाचक शैली में नहीं लिखा जाता है। तो अन्य पुरुषवाचक शैली में आपका कौन सा नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। परिपत्र, ज्ञापन, विज्ञप्ति, अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र जो है ये आपकी अन्य पुरुषवाचक शैली में नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने कोशिश की है करवाने की। हिंदी वाले सवालों में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, उनको मैं एक बार पिन करके करेक्ट करके डाल दूंगा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी रेगुलर सवाल अपलोड किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।